तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी लोग का वेलकम करता हूँ ऑली बोर्ड में। और जैसे आप सभी को पता है, आपका सीएचएसएल एग्जाम चल रहा था। तो अभी आज अपन करेंगे यहाँ पे एनालिसिस 13 अप्रैल वाली शिफ्ट का। ठीक है, 13 और 14 अप्रैल जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिल पाए हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन इस क्लास में डिस्कशन में रखने वाले हैं। और बिल्कुल अब इसी तरह का पेपर आ रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न में चेंज नहीं है, ना ही नया कोई पैटर्न आ रहा, ना ही नए टाइप के कोई सवाल आ रहे हैं। सवाल आपके पुराने ही आ रहे हैं जैसे अभी तक आ रहे थे एसएससी में। सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीपीओ एग्जाम हो, सेम पैटर्न में सवाल आ रहे हैं। आप कह सकते हैं टाइप वही है, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं और क्वेश्चंस वापस रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी मिल पाए हैं वो उतना मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको चिल रहना है, रिलैक्स रहना है और ये समझना है कि हाँ, आपको आता है, आपने जितना पढ़ाई किया आपको अच्छे से आता है। और इन क्वेश्चंस को देख करके एक बार आप कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं कि अगर आपसे ये सवाल बन रहे हैं जो कि अभी अभी आए हैं, तो आपकी जिनका शिफ्ट अभी है 4-5 दिन बाद भी जिनका एग्जाम है, जिनका 27 अप्रैल तक एग्जाम है, तो वो सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स होकर के अपना और पढ़ाई कर सकते हैं। जिस भी हिसाब से पढ़ रहे थे और जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे वही प्रैक्टिस आप अपनी रेगुलर चालू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इस शिफ्ट में और इन सारी शिफ्ट में तो देखते हैं क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आपका ऑल क्वांट क्वेश्चन एनालिसिस है जो आपका सीएचएसएल एग्जाम 2020 चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले मैं बता दूं कि ऑली बोर्ड ने अपना एसएससी सीजीएल 2021 का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली ये 2020 ही एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, और ये आपका 2021 में होने वाला है। ठीक है, लेकिन है ये एसएससी सीजीएल 2020। तो इसका क्रैश कोर्स ऑली बोर्ड ने लॉन्च किया है। ये प्रैक्टिस फोकस्ड प्रिपरेशन क्रैश कोर्स होने वाला है मेनली। प्रैक्टिस फोकस्ड का क्या मतलब है कि इसमें 30+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलने वाले हैं। और मेन आप यहाँ पे अदर एस्पिरेंट्स के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, एक तरह से कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने को, और फुल्ली अपडेटेड एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ में आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं SSC40 तो आपको कितना मिलेगा, 40% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, और तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा IBACIO टीयर 2 कोर्स लॉन्च है ऑलिव बोर्ड का, और जो भी स्टूडेंट IBACIO टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं वो इस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोर्स को आप ले सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन अपनी और शानदार ढंग से करना चाहते हैं ऑलिव बोर्ड के साथ। तो हर्षिता मैम और कनक मैम इस कोर्स को आपको लेकर के चलेंगी, IBACIO टीयर 2। हियर आर द सम डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा आपका बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव आपका कवर किया जाएगा। अगर आप GET20 कूपन कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट 20% ऑफ इन दिस कोर्स। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। चलिए अब आगे की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सारे क्वेश्चंस आए हैं वन बाई वन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 3U+2V। आपको मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके बताता चलूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप आए हैं तो उन सारे क्वेश्चंस पे एक नजर मारना है और खुद से आपको सॉल्व करके देखना है। इफ 3U+2V इक्वल्स टू 7 एंड U एंड V इक्वल्स टू 2, तो आपको फाइंड करना था आपको 3U-2V की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 3U-2V की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान था। 3U-2V आपसे पूछा था, तो 3U-2V क्या हो जाएगा, 3U+2V का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4। 3U-2V का अगर होल स्क्वायर करें तो 3U+2V का होल स्क्वायर -4 इंटू 3U इंटू 2V। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला, अपन यहीं से डिराइव करते हैं चीजें। बस अगर यहाँ से आप देखो 3U+2V ये हो जाएगा 49, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 एंड UV की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये U एंड V की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 माइनस ऑफ 48 इक्वल्स टू 1, दैट इज 3U-2V का होल स्क्वायर अगर 1 है तो 3U-2V किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में 1 ही दिया हुआ था तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आप जानते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि इफ आपका एल्जेब्रा और जैसे एडवांस मैथ में कहूं तो ज्योमेट्री से, ठीक है, ज्योमेट्री से आपके 5 सवाल आ रहे हैं लगातार।
ठीक है। एल्जेब्रा से आपके 3-3 सवाल आ रहे हैं, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3-3 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस समय पे इंपॉर्टेंट क्या है, एडवांस मैथ है आपका, ठीक है। एडवांस मैथ पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरिथमेटिक से कहीं ज्यादा एडवांस इंपॉर्टेंट है, और एडवांस में क्या है, कंसेप्ट क्वेश्चंस बहुत टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए दूसरा सवाल, इफ 2x² माइनस ऑफ 6x+1 अगर 0 के बराबर है, तो आपको बताना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/4x²। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आप जानते नहीं इसके बारे में तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन है बहुत इजी। 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 1 0 दिया था। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको 2x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 3, और ये क्या आएगा 1/2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 1/2x किसके बराबर मिला, 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x² प्लस 1/2x², ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 किसके बराबर, 1/2 के बराबर। अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ px है, ठीक है, ये क्या है px है, इक्वल्स टू a है, तो x² प्लस 1 अपॉन p² x², ये किसके बराबर होगा, a² माइनस ऑफ 2 ऑफ 1/p के, ठीक है। जो भी वैल्यू इधर पे रहेंगी, कोफिशिएंट पे जो भी वैल्यू रहेंगी वो वहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, ठीक है। पहले क्या रहता है, 1 1 रहता है, इसीलिए 2 के साथ 1 1 रहता है तो पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा यहाँ से इसकी वैल्यू 9 - 1 दैट इज 8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा x² प्लस 1/2x² की वैल्यू। क्लियर, तो बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक सर्कल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक सर्कल दिया हुआ था, ठीक है, एक सर्कल के अंदर बोला था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, ठीक है, एक सर्कल था, सर्कल के अंदर ट्रायंगल एक PQR है, ठीक है, और एक लाइन है PT जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, PT क्या है, परपेंडिकुलर है, और अगर ये सेंटर O है, ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि ये सेंटर O है सर्कल का, तो यहाँ से PO को जोड़ा गया था, और ये QR को U पे कट कर रहा था, QR को U पे कट कर रहा था। आपसे ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, अगर अगर एंगल Q 70 डिग्री है और एंगल R आपका 55 डिग्री है, ये क्वेश्चन में पूछा था। आपको पता करना था एंगल TPU दैट इज थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल में आपके दिया हुआ था। बहुत ही आसान था ये भी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। देखिए अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या है ये ना, ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। अच्छा मेरी को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे देखा जाए O सेंटर है, और अगर मैं इस लाइन को यहाँ से, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाऊं, इस लाइन को मैं यहाँ से मिलाऊं, तो क्या ये भी रेडियस हो जाएगी, और ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी। अगर पी आर, आप ये वाला सेगमेंट देखो, तो क्या पी आर सेगमेंट क्यू पे सरकमफ्रेंस पे अगर 70 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या ये 140 एंगल बनाएगा, क्या यहाँ पे ये 140 डिग्री एंगल बनाएगा, बिल्कुल 140 डिग्री एंगल बनाएगा ओ पे। और अगर ये दोनों रेडियस हैं, तो ये वाला बचा हुआ एंगल आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का, और ये वाला बचा हुआ एंगल आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का, ठीक है। इतनी आपको बात समझ में आती है। अच्छा, अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे देखो, अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे देखो PT और R पे, ये आपका 55 था, ये आपका कितना था, 90 डिग्री था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री एंगल कौन सा है, एंगल TPR आपका 35 डिग्री है, और अगर वहां पे देखो तो एंगल TPU प्लस एंगल UPR किसके बराबर होगा, 35 डिग्री। और UPR अभी अभी आपने देखा किसके बराबर है, 20 डिग्री के बराबर है। अगर ये 20 डिग्री है, तो TPU जो आपको फाइंड करना था वो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा एंगल TPU, ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल ये भी था कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं दिया हुआ था, ठीक है, बहुत ही आसान ये भी सवाल था आपका आज का, ठीक है। चलिए, और इसके आगे देखते हैं और क्वेश्चंस आपके क्या क्या आए थे। तो बहुत ही आसान आसान से सवाल थे, सवाल बहुत आसान थे, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो बहुत ही अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 372 रुपीज,
ठीक है, और बोला गया था कि 2 डिस्काउंट, ठीक है, 2 डिस्काउंट्स दिए हुए थे। ये सेलिंग प्राइस कितने डिस्काउंट के बाद आया था? 2 डिस्काउंट्स के बाद आपका ये सेलिंग प्राइस आया था, और 2 डिस्काउंट है 25% एंड 38%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा था कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट वैल्यू पूछा था कि आपने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है, ठीक है। बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस है किसी ऑब्जेक्ट की 372, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 38%, फाइंड द डिस्काउंट वैल्यू। बहुत ही आसान भाई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, और 38% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका 38 का 19/50, 19/50, यानी कि पहली कंडीशन में क्या है, अगर कोई चीज 4 की है तो आप उसको 3 में सेल कर रहे हो, और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर कोई चीज 50 है, 50 में 19 का डिस्काउंट है, मतलब आप उसे 31 में सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहां से इनिशियल प्राइस आपकी आ गई, इनिशियल ये क्या आ गई, मार्क्ड प्राइस, ये क्या आ गई आपकी मार्क्ड प्राइस, और ये आपका डिस्काउंट प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस मतलब ये आपका आ गई सेलिंग प्राइस, क्या आ गई है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले आपने 4 का चीज 3 में बेचा, पहला वाला डिस्काउंट, और दूसरा वाला 50 की चीज 31 में, 19 का यहाँ पे डिस्काउंट दिया आपने, ठीक है। अच्छा, इसी 93 की वैल्यू 372 रुपीज दी हुई है, यानी कि 4 टाइम्स है। तो आपका यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर ये 4 टाइम्स है तो यहाँ पे डिस्काउंट आपने कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट आपने यहाँ पे 107 यूनिट्स का दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपका, डिस्काउंट आपका आएगा 107 यूनिट्स, और 1 यूनिट अगर 4 के बराबर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 428 रुपीज, यही आपकी डिस्काउंट वैल्यू आ गई, यही आपकी डिस्काउंट वैल्यू एग्जाम में पूछा हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। आपसे बोला हुआ था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई थी 99,000 रुपीज, और आपको रेट परसेंटेज दिया हुआ था 12.5% का, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, ठीक है। टाइम बोला हुआ था कि टाइम आपका 9 मंथ्स का है, टाइम आपका 9 मंथ्स का है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड आपको क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 99,000, रेट 1/8 के हिसाब से, 9 मंथ मतलब 3/4 टाइम के लिए, 3/4 टाइम के लिए, वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, 9/4 मतलब 9/12 मतलब 3/4, ठीक है। आप इसको आराम से इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस एक कैलकुलेशन बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था, सॉल्व करोगे आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सॉल्व करके उसको आप लोग देख लेना। बोला हुआ था इफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक अब ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखेंगे कि इफ कोसेक एक्स प्लस ऑफ कॉट एक्स अपॉन, दिया हुआ था कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, ये दिया हुआ था 7 के इक्वल, आपको बोला था फाइंड 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। अरे बड़ी आसानी से आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, ऊपर ऊपर पे आएगा ट्वाइस ऑफ कोसेक एक्स, नीचे पे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 1 ले लो तो 7 + 1 8, और ये 6 यानी कि 4/3 आएगा। इसको और इसको काटोगे, कॉट एक्स और कोसेक एक्स सॉल्व करोगे तो कोसेक एक्स 1/sin x होता है, और कॉट एक्स cos/sin x होता है, तो यहाँ से cos x दिख रहा है 3/4 आ जाएगा। 3/4 मतलब कि आपका हाइपोटेनस 4 है और बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर √7 हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √7/4, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म। ये 4/7/16 - 1, ये 4 × 7/16 +1, ठीक है। यहाँ से 4 से ये 4 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ऊपर ऊपर आएगा 3 और नीचे क्या आएगा 11, 3/11 आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल 7th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान आसान से थे, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन में इतना खास दम नहीं था कि क्वेश्चन आपको बहुत फंसा ले। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है, आपने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ए किसी वर्क को 6 डेज में कर सकता है, और बी किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, ठीक है। ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, टुगेदर दे वर्कड फॉर, उन्होंने साथ में टुगेदर दे वर्कड फॉर, टुगेदर दे वर्कड फॉर 3 days, 3 days, एंड रिमेनिंग वर्क, एंड रिमेनिंग
and remaining work done by C in 2 days and remaining work done by C in 2 days आपको फाइंड करना है दैट B+C 3/4 वर्क को 3/4 वर्क को कितने दिनों में करेंगे, 3/4 वर्क को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना था। इन हाउ मेनी डेज B+C कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क। क्लियर? तो सिंपल सा है, अगर A 6 डेज में किसी काम को कर सकता है और B किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 24, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की एफिशिएंसी आपकी आ गई कितनी, 3 आ गई। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी 7, और बोल रहा है ए प्लस बी ने 3 दिनों तक काम किया, कितना काम हो गया, 21 वर्क हो गया। तो आपको 24 वर्क था जिसमें 3 दिन में ए और बी ने 21 काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क 3 हो गया, और रिमेनिंग वर्क को सी 2 डेज में कर रहा है, यानी सी की एफिशिएंसी 1.5 हो गई, सी की एफिशिएंसी 1.5 हो गई, बी की कितनी है, 3 है। अच्छा, 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 कितना हो जाएगा, 24 का 3/4 आपका कितना हो जाएगा, 4×24, 18 यूनिट्स हो गया 3/4 वर्क। अब 18 यूनिट वर्क को बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे, बी की एफिशिएंसी 3, सी की 1.5, टोटल 4.5, यानी कि कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, आपके 4 डेज में ये खत्म कर लेंगे। ठीक है, 4 डेज में यहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान। अगला सवाल चलते हैं। एक रोम्बस दिया हुआ था, ठीक है, रोम्बस का पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 आपका था पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ था, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर आपका रोम्बस दिया था 148 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दिया हुआ था, डायगोनल 1, फर्स्ट डायगोनल आपका दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये भी, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपका पेरीमीटर है मतलब साइड कितनी है रोम्बस की, 148/4, यानी कि कितना, 37 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, आप बात को समझना यहाँ पे, अगर ये रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है आपका, ठीक है, रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अगर ये 37 है और एक डायगोनल 24 है, तो मैं कह देता हूँ ये 12 है, ये 12 है, ठीक है, 24 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे इक्वल साइड्स में, तो 12, 37 और 35 क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, यानी दूसरा जो D2 डायगोनल आ गया वो 70 सेंटीमीटर का आ गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट था, 12, 35, 37 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा था। हाफ D1 D2 मल्टीप्लाई एरिया होता है, हाफ 70 इंटू आपका कितना था 24, ठीक है, 35 यहाँ पे आ जाएगा, 35 इंटू 24 आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा डायगोनल का, कितना हो जाएगा, 35 इंटू 24, सॉल्व करके देख लेना, वही आपकी एरिया वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही आसान सा था, बोल रहा था कि व्हाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स का रेशियो, व्हाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स का रेशियो दिया हुआ था, क्या दिया था, 4:7, और ये तो सबसे कठिन सवाल था। ठीक है, बोल रहा था ब्लैक बॉल्स, बोल रहा था अगर ब्लैक बॉल्स 280 है तो व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी, कितने टाइम्स है ये, 40 टाइम्स, तो व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी, 160 बॉल्स आपकी हो जाएंगी। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आया था, हद से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में, ये भी बहुत ज्यादा कठिन सवाल था, देखिएगा कितना ज्यादा आपसे टफ क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल पूछ रहा है इस समय पे। ठीक है, एसएससी कितना टफ पूछ रहा है, एसएससी के पास शायद क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ये आपसे पूछा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, ठीक है, ए बी और सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ था, बोला था ए बी आपका 15√3 है और बी सी आपका 20√3 है। आपसे पूछा था ए सी की वैल्यू क्या होगी, आपसे क्या पूछा था, ए सी की वैल्यू क्या होगी, 15, 20 और 25 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो डायरेक्ट ये 25√3 आपका क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू। ठीक है, देखते ही आपको कर देना था, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही आसान था, बस ए बी साइड दिया था बीसी और आपसे पूछा था ए सी साइड कितनी होगी। ठीक है, हद से ज्यादा आसान सवाल क्वेश्चंस में आ रहे हैं। चलिए 11th क्वेश्चन, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं था, अच्छा इन द सेंस
कंसेप्ट वाइज अच्छा था, और लेकिन ये आपका सीजीएल 2019 के प्री में भी रिपीट हुआ, मेंस में भी रिपीट हुआ इस कंसेप्ट का क्वेश्चन, 2018 में भी ये रिपीट हुआ इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, देखिएगा बहुत ही आसान सवाल था। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, क्या दिया था? एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था इस तरह से, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिया था। बोला था BC आपका 15 सेंटीमीटर है और AB आपका 8 सेंटीमीटर है। एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था A का D पॉइंट पे, ये क्या था? एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आपसे पूछा था फाइंड BD, क्या पूछा था आपसे? फाइंड BD। ठीक है, BD की आपसे लेंथ पूछा था। ये भी बहुत आसान है। अगर AB 8 सेंटीमीटर है, BC 15, तो AC 17 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, और अगर ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? AB बाई AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC होती है। AB बाई AC कितना हो जाएगा? 18 बाई 17, और BD अपॉन DC निकालना है। ठीक है, BD अपॉन DC। अब यहाँ से BD की वैल्यू आप निकाल लो, कितना हो जाएगा? अगर BD आपका ये 8 है और ये DC आपका 17 है, तो 8 बाई 17 प्लस 8 25, और BC की लेंथ कितनी है? 8 बाई 25 ऑफ 15। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 24 बाई 5 सेंटीमीटर। ये आपकी किसकी आ गई? BD की लेंथ आ गई। ठीक है, तो बस आपको ये प्रॉपर्टी जाननी थी एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की ये वाली अगर प्रॉपर्टी बताते, जैसे AD एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड का रेशियो AB बाई AC BD अपॉन DC होता है, BD अपॉन DC होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन में। पूछा था x की पावर 4 माइनस ऑफ 142 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अगर 0 है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड एक्स क्यूब अपॉन 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से वही बात है, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 142 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो यही आएगा। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 144 माइनस ऑफ 2, इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा? 12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू a, देन a स्क्वायर माइनस 2 इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस ये आ गया। अब आपको यही निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? a क्यूब माइनस ऑफ 3a के इक्वल हो जाएगा वैल्यू। a क्यूब यानी 12 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 12, 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728, और ये 36 कितना आ गया? 1692। 1692 नहीं 94, कितना आएगा? ये 1600 एंड आपका बिल्कुल नहीं 92 ही आएगा ना, 8 में 6 गया तो 2 ही तो आएगा। 1692 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल सा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रिवर्स ऑर्डर में आना था बस आपको, यहाँ से आपको क्या आना था? रिवर्स ऑर्डर में आना था। इसको देखते ही आपको डायरेक्ट इस स्टेप में आना था। ठीक है, कि 142 है मतलब x प्लस 1 बाई एक्स 12 के इक्वल रहा होगा, तभी पॉसिबल है ये। ठीक है, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं थे, पेपर मॉडरेट ही आ रहा है। ठीक है, पेपर मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ना कि मॉडरेट टू टफ नहीं जा रहा है पेपर। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा ये भी बढ़िया सवाल था, ये भी, इसमें भी टाइम नहीं लगना था। बोला था इन अ सॉल्यूशन, एक घोल में, इन अ सॉल्यूशन वाटर टू एसिड रेशियो, वाटर टू एसिड रेशियो वाज, वाटर टू एसिड कितना दिया हुआ था? वाटर से एसिड का रेशियो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको मुंह से समझा दूंगा। एक सॉल्यूशन था, बोला था जिसमें वाटर से एसिड का रेशियो दिया था 4:5। क्लियर? फिर इसके बाद क्या बोला कि 20% ऑफ टोटल सॉल्यूशन रिप्लेस कर दिया गया। 20% ऑफ टोटल जो आपका सॉल्यूशन था वो रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, रिप्लेस्ड कर दिया गया बाई वाटर। ठीक है, रिप्लेस्ड कर दिया गया बाई वाटर। आपको पूछा था फाइंड द न्यू रेशियो, फाइंड द न्यू रेशियो, फाइंड द न्यू रेशियो। क्लियर? ये आपसे पूछा था। ठीक है, फाइंड द न्यू रेशियो। चलिए, तो बस आसान सा था भाई। अगर आप मानो कि वाटर और एसिड का रेशियो, तो अगर मैं 40 और 50 मान लेता हूँ, बड़े सिंपल से बता रहा हूँ, 40 और 50 अगर मान लो। ठीक है, अगर आपने 20% टोटल सॉल्यूशन रिप्लेस किया, मतलब वाटर से भी और एसिड से भी, दोनों से 20% माइनस करोगे, यहाँ से 20% क्या हो जाएगा? 8,
वाटर 32 हो गया, यहाँ से 20% कितना हो जाएगा 10 के बराबर, यानी अब एसिड कितना हो गया 40। लेकिन अब आपने उतना ही कितना आपने टोटल निकाला 18 मिक्सचर निकाला, 8 प्लस 10 निकाला 18 निकाला, अब 18 आपने पानी ऐड कर दिया तो ये पानी कितना हो गया, वाटर आपका 50 हो गया और एसिड 40 रह गया। तो क्या हो गया, वाटर और एसिड का रेशियो क्या हो गया 5:4, वाटर और एसिड का रेशियो क्या हो गया 5:4 हो गया। ये भी आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 30 सेकंड से ज्यादा था नहीं। 20% टोटल सॉल्यूशन मतलब वाटर से भी 20 निकल जाएगा और एसिड से भी 20 निकल जाएगा, तो -8 इधर से कर दो, 40 का 20% 8 होता है, 50 का 20% 10 होता है, उसका माइनस कर दो। फिर वाटर हमने बाकी बचा हुआ सब वाटर से रिप्लेस किया, 18 हमने हटाया तो 18 हमने पानी जोड़ दिया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को मिल गए हैं, ठीक है। आप देखिएगा tan a की वैल्यू दिया था 1.1/6, ठीक है। और तो आपसे पूछा था देन फाइंड 4 cos ऑफ a, 4 cos ऑफ a माइनस 7 sin ऑफ a, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा tan a आपको डरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा tan a आपको क्या कर रहा है, डरा रहा है, लेकिन क्या ये डरने वाली बात है भाई? आपको पता है, आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेस याद है तो 11/60 लिख सकते हो, और अगर 11/60 मतलब परपेंडिकुलर 11 है और बेस कितना है 60, तो 61 आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, बिकॉज 11, 60 और 61 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे अच्छे अच्छे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी पूछ रही है। इसका मतलब आपको क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद करके जाना है, बहुत अच्छे से याद करके जाना है। अब निकाल लो यार, 4 कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 60/61 बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन कितना हो जाएगा 11/61, ठीक है। तो ये कितना आएगा 240 माइनस 77/61, ठीक है। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो तो ये आएगा आपका 163/61, 163/61 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आप क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर आराम से खत्म कर देते। चलिए अगला सवाल 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से भरे पड़े थे क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता रहा होगा तो, और या तो आप हिट एंड ट्रायल से करो, तो हिट एंड ट्रायल तो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हिट एंड ट्रायल अप्लाई करने पर भी आपको क्या मिले, वैल्यू मिल जाए, लेकिन अगर आप इसको एक फॉर्मूला याद रहते या आपको कंसेप्ट भी याद रहता तो ही ये सवाल आपसे बन पाता, तो ही ये सवाल आपसे बन पाता। क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट और नाइस क्वेश्चन, फ्यूचर के लिए आपको याद रखना है। क्या होगा देखिएगा, ए एक्स का स्क्वायर मैं आपको बता दे रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई आपसे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई दिया है, ए वाई माइनस बी एक्स पूछा है, ठीक है। साइन चेंज कर दिया है यहाँ पे प्लस की और रिप्लेस कर दिया है एक्स वाई को। तो क्या होता है इसका, क्या होता है कंसेप्ट, जब भी कभी इस तरह मिले तो याद रखना ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, आप चाहे तो इस चीज को सॉल्व करके देख लो, यही आएगा, बस यहीं से बात खत्म। ये आपका 8 था तो 64 आपको ये वैल्यू निकालनी थी, मैं इसको x लिख दे रहा हूं, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25 था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था 17 था, सॉरी ये मल्टीप्लाई है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 प्लस 175 माइनस ऑफ 64 कितना आ जाएगा यहाँ से 250 प्लस 175 में 64 घटा दो कितना आएगा 111, ये कितना आ जाएगा 361, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 361, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 361, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स यानी आपकी ए वाई माइनस बी एक्स की वैल्यू है, मैंने उसको एक्स लिख लिया था बस इजी के लिए। 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 19 आपका करेक्ट आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। अगर लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, अगर ये कंसेप्ट आता है तब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो पहली बात तो ये स्टूडेंट आप सोच ही नहीं पाते, सोच क्या नहीं पाते, आपको अगर आपने पहले कभी किया ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है आपको ये आना, आपको पहले इसको करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप वैल्यू पुट करें तो आप 3 या 4 टाइप की वैल्यू अप्लाई करेंगे कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर टाइप, ठीक है, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप 4 और 3 रख लो तो 25 आता है, बिल्कुल 4 और 3 रख लो तो यहाँ पे आएगा 25, और यहाँ पे अगर देखो तो क्या आएगा 4 चौको 16, अगर आप यहाँ पे देखो 4 और -1 अगर रखो, 4 और -1 रखो
तो यहाँ पे क्या आएगा 17 आ रहा। अब जरा देखना x और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 ले लो, y की वैल्यू -1 ले लो, ठीक है, और a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 ले लो, पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा ax और by पे। ax कितना हो गया आपका 16 हो गया, 16 और माइनस by कितना हो गया 16, नहीं आ रहा है, देखिए यहां से भी नहीं आ रहा, -1 और x लेना पड़ेगा, है ना, -1 और x लेना पड़ेगा। देखिए तो यही होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जब आप वैल्यू पुटिंग करो, वैल्यू यही आएंगी 4, 3 और 3 और -1 कुछ लेना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यूज पॉसिबल है इसमें। तो यही हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार, ठीक है, वैल्यू पुटिंग जब भी इक्वेशन बहुत ज्यादा दे दे तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता उन्हें सॉल्व करना जल्दी से। अब देखिए एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सर्कल दिया हुआ था, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया हुआ था कि वो उसकी एक साइड आपकी डायमीटर थी सर्कल की, जैसे ये सेंटर ओ है, ठीक है, ये ए बी सी और डी ऐसे करके आपका ये सी और डी ये क्या था आपका क्वाड्रिलेटरल, और इस पे बोला हुआ था कि ये वाला एंगल आपका 118 डिग्री था, ये वाला 118 डिग्री था, आपसे ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला एंगल आपका कितना होगा। तो बहुत ही आसान से ये सवाल था। पहली बात तो ये कि अगर ए बी आपका डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है, अगर ये 118 है तो सामने वाला एंगल 180 माइनस 118 यानी कि कितना हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। भाई क्यों, सामने वाला एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। हो गया, तो बस आप निकाल दो 90 डिग्री प्लस 62 प्लस जो एंगल निकालना है एंगल सी ए बी ये किसके बराबर 180 डिग्री। बस आ गया सी ए बी किसके बराबर होगा 9 6 15 152 कितना आ गया 28 डिग्री आंसर आ गया। 28 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ गया। कितना आ गया 28 डिग्री, कुछ करना ही नहीं था, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, अगर आपको पता हो कि डायमीटर सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है तो क्वेश्चन खत्म था, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। चलिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का, और ये था कि अगर ए किसी काम को इफ ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 96 डेज एंड ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 32 डेज, फिर आपको बताना था फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू डू द होल वर्क। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी, फाइंड द टाइम taken by C to do the complete work, to do the whole work, ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, इसमें भी कुछ नहीं था भाई। 80 96 और 32, 80 96 और 32 ये बताओ एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आपको डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा होगा, 32 96 का एलसीएम तो 96 हो गया, ठीक है, तो 32 को तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, 80 और 96 के बीच का आपको निकालना है एलसीएम, 80 और 96 के बीच का एलसीएम निकालना है। 96 और 5 जा कितना होता है 480, 96 5 जा कितना होता है 480, और 480 इससे भी कट रहा है कितना 6 टाइम्स, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की आ गई 5 और 32 की कितनी आ गई 32 की आपकी 15 आ गई, 15 टाइम्स कटेगा 32 1 जा 5 जा। अब देखो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 11 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, तो सी की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और सी का टाइम कितना लगेगा, अब 480 टोटल वर्क था, सी की एफिशिएंसी 4 थी, 120 डेज में सी कर लेगा। भाई ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है ना, और ये 15 क्या है, ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, तो यहाँ से ए प्लस बी अगर आपका 11 है तो बचा सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी, तो टाइम कितना लगेगा सी को, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी दैट इज 480 अपॉन 4 120 डेज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गाइज यहाँ पे आज का ये सेशन खत्म करते हैं, ठीक है, ये सेशन यहाँ पे आज का अपना खत्म करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने आपके लिए ढूंढे और लाए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जान लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया, जैसे वो स्क्वायर वाला बताया था, आगे की शिफ्ट में भी वैल्यू चेंज करके पूछ सकता है, तो बिल्कुल उन सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, और उन सारी चीजों पे फोकस करके और सारी चीजें पढ़ते रहिएगा, जिनका भी आगे एग्जाम है तो आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, और नए हो तो सब्सक्राइब करो ऑली बोर्ड एसएससी आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, टिल नाउ टेक केयर एंड बाय बाय। Hi guys, congratulations to all those students here who have cleared IB ACIO Tier 1 exam. Lakhs of students were there for Tier 1, but only approx 20,000 have cleared for Tier 2 exam.
Now, these 20,000 will be attempting descriptive, which is part 2 of this particular paper. And I want you all to prepare thoroughly. And so we at Olive Board had come up with a course specifically for IB ACIO Tier 2 descriptive part, which will include your RC strategy. Of course, second will be your essay writing, tips, format, content, strategy for all the very important essay topics. Thirdly, Pressy writing, wherein rules are very important and how to write in your own words is what we will learn. So enroll now for this course. Also, the special part will be that you will get expert feedback for all of your essays and Pressies. So evaluation will be done by the experts and you will get one-on-one guidance on writing these particular descriptive parts. So join now for the course and be among the few who will be there for the interview, which is the next stage. Guys, why wait? Join a new course. It starts from 12th of April.